पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, दूसरा टेस्ट मैच, पहला दिन। और अगर किसी ने आज का मैच नहीं देखा, आज का दिन नहीं देखा, और उसको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान ने मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया है, तो उसका यकीनन अगला सवाल यही होगा कि क्या मोहम्मद अब्बास इंजर्ड है, या कोई निगल कैरी कर रहा है, या कोई हैमस्ट्रिंग का मसला है। और इसके रिप्लाई में मैं उसको बोलूंगा कि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप जो किया गया है वो इस बेस के ऊपर ड्रॉप किया है कि कंडीशंस का वर्ड यूज किया गया मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने के पीछे। तो यकीनन वो मुझे बोलेगा कि भाई तुम पागल हो, समझ रहे हो, मुझे बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मोहम्मद अब्बास जो पिछले मैच में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहा था, सबसे ज्यादा विकेट उसने ली थी, तो उसको पाकिस्तान सिर्फ इस बेस पे ड्रॉप नहीं कर सकता कि कंडीशंस का बहाना लगा दिया जाए। मोहम्मद अब्बास इस प्लेइंग 11 से कभी भी ड्रॉप नहीं बनता था। उबैद शाह को आपने डेब्यू कराया, कोई मसले वाली बात नहीं है, अच्छा है, हमारा यंगस्टर है, हमारा फ्यूचर स्टार है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग कल उबैद शाह ने कराई है, 9 ओवर 56 रन, 6+ की इकोनॉमी, वो भी टेस्ट मैच के अंदर। लेकिन यकीन मानो अगर उबैद शाह कल ड्रीम डेब्यू भी करते ना, तब भी मैं अपने डिसीजन पे कायम रहता, अपने स्टांस पे कायम रहता कि मोहम्मद अब्बास टेस्ट टीम से ड्रॉप नहीं बनता था, इस प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं बनता था। वो बॉलर जिसने पिछले मैच में, पिछले टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन बॉलिंग कराई, सबसे ज्यादा विकेटें ली, प्रॉपर लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहा था। हमारे पिछले मैच में सबसे अच्छा बॉलर मोहम्मद अब्बास था, और हमने उसको डेब्यू कराने के लिए सिर्फ टीम से ड्रॉप कर दिया। खुदा की कसम किसी को फर्क नहीं पड़ता आप उबैद शाह को कल डेब्यू कराते या नहीं कराते, लेकिन मोहम्मद अब्बास के ड्रॉप होने से पाकिस्तानी अवाम को और मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। आप मोहम्मद अब्बास को कैसे ड्रॉप कर सकते हो पाकिस्तान टीम से, इस प्लेइंग 11 से कैसे ड्रॉप कर सकते हो? सबसे ज्यादा डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहा था पिछले मैच में। बाकी सब खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल को आपने ड्रॉप करा, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में कोई इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं थी उनकी, लेंथ पूरी प्रॉपर बिगड़ी हुई थी उनकी। लेकिन मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करना, ये डिसीजन ले कौन रहा है? ये बाबर आजम के डिसीजन है, ये सरफराज अहमद के डिसीजन है, ये किसके डिसीजन है भाई? किसी बच्चे को भी बताओ ना कि मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया इस प्लेइंग 11 से, तो वो भी यही बोलेगा कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब है, आप पागल हो गए, मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप नहीं कर सकते आप प्लेइंग 11 से। पता नहीं यार ये डिसीजन लेता कौन है यार। तो स्कोर कार्ड देखें तो वेस्ट इंडीज के यहाँ पे 239 पे 5 आउट है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अगर नॉर्मल चीजें हुई होती, कैप्टनसी में ब्लंडर्स नहीं हुए होते, तो भाई यहाँ पे वेस्ट इंडीज के 8 आउट हुए होते। लेकिन एक्सपेक्टेड है बाबर आजम की कैप्टनसी में ब्लंडर्स, और वही चीज कल दोबारा हुई है। शुरू के आधे घंटे में ही पाकिस्तान ने इतनी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट करी हैं। जो जिसने बैठ के लाइव मैच देखा है ना, जिसने एक एक बॉल देखी है लाइव बैठकर, उसको समझ आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। मतलब यार हम लोग बात करते करते थक गए हैं बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर, इसकी अप्रोच के ऊपर, इसकी थिंकिंग के ऊपर। लेकिन भाई इसकी कैप्टनसी ठीक नहीं हो सकती यार। मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहा है, प्रॉपर टेस्ट मैच वाली वाइब आ रही है, लेंथ प्रॉपर हिट कर रहा है, एज निकल रहा है, लेकिन इस कैप्टन ने, इस नालायक कैप्टन ने थर्ड स्लिप नहीं ली थी। इयान बिशप वहां पे चिल्ला के बोल रहा है कि भाई थर्ड स्लिप लगा लो, पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर रहा है, चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसको ग्रैब नहीं कर पा रहा। इयान बिशप वहां पे चिल्ला के बोल रहा है। उसने, इयान बिशप ने एक वर्ड यूज करा बाबर आजम कैप्टनसी के लिए, मेंशन किया उसने, रिएक्टिव कैप्टनसी हो रही है यहाँ पर। जिसने कमेंट्री सुनी है वो चीज उसको समझ में आ गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। रिएक्टिव कैप्टनसी यानी पहले गलती करो और फिर रिएक्ट करो। इसके पास प्लान भी कभी भी नहीं होता, समझ लो, जो ये सोच कर आता है उसी चीज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है मैच के अंदर, फील्ड के अंदर। तो प्लान भी कहाँ है इस बंदे का यार? और फिर इसकी, मुझे लगता है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है इसकी ईगो का मसला है। वहां पे मोहम्मद अली सिग्नल दे रहा है बाबर आजम से, भाई मिन्नतें कर रहा है कि भाई तुम थर्ड स्लिप लगा लो। लेकिन अगर ये फौरन थर्ड स्लिप लगा लेते तो पाकिस्तानी अवाम समझ जाती कि भाई बाबर आजम से पिछली बॉल पे गलती हुई है, तो उन्होंने तब भी थर्ड स्लिप नहीं लगाई थी। समझ रहे हो? मतलब इसकी ईगो का मसला भी है यार। पता नहीं इसकी कैप्टनसी कब सही होगी। इयान बिशप वहां पे बैठ के बोल रहा है, लेकिन ये प्लास्टिक के फैंस जो बैठे हुए ना, इन लोगों को समझ में नहीं आएगी कि बाबर आजम को कुछ बोल दो। पता नहीं यार ये कब इसकी कैप्टनसी सही होगी। प्रॉपर एज निकल रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट मैच वाली वाइब आ रही है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन भाई अगर थर्ड स्लिप लगाई हुई होती ना, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज के 8 आउट हुए होते हैं। ये चीज तो बेसिक है यार। मतलब प्लान भी अगर आपके पास नहीं होगा फील्ड के अंदर, तो भाई आप इसी तरीके से रुलते रहोगे यार। फिर बात करते हैं दूसरी गलती के ऊपर। 49 पे वेस्ट इंडीज की पहली विकेट गिर जाती है। वेस्ट इंडीज को बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था, लेकिन हमने 49 पे पहली विकेट गिरा दी।
उसके बाद केविन हॉज बैटिंग करने आता है। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बाबर आजम की कैप्टनसी में जो रेगुलर गलतियां हो रही हैं, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर बाबर आजम गलतियां करता है, वो चीज ठीक नहीं हो रही है बाबर आजम की तरफ से। मतलब केविन हॉज अगर बैटिंग करने आया है तो फील्ड प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, ये चीज यहाँ बैठकर मुझे पता है, लेकिन इस नलायक कैप्टन को नहीं पता। मतलब पहली बॉल, नया बैट्समैन आया है, पहली बॉल खेल रहा है, थोड़ा सा भाई प्रेशर डालने के लिए फील्ड को क्लोज कर लो, लॉन्ग ऑन अंदर ले लो। लेकिन भाई इसकी ये बात समझ में नहीं आती है। ये बेसिक है यार, मतलब प्लान बी अगर नहीं होगा आपके पास, ये प्लान बी भी नहीं है, प्लान ए है भाई ये तो। मतलब न्यू बैटर आएगा, किसी भी दुनिया के कप्तान को पता होगा कि भाई न्यू बैटर आया, मुझे प्रेशर क्रिएट करना है, ये इससे गलतियां करवानी है। लेकिन इसके पास प्लान ए भी नहीं है भाई। केविन हॉज नया बैटर है, फील्ड प्लेसमेंट क्लोज करो भाई, लगाओ आगे प्रेशर, उसके ऊपर डालो यार, फील्डर्स को आगे करो, लगाओ आगे उनको। लेकिन ये चीज इसके समझ में नहीं आती है। दिन के पहले ओवर से आखिरी ओवर तक बाबर आजम की कैप्टनसी में जो गलतियां हुई वो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली आखिरी ओवर की, साजिद बॉलिंग करा रहा है, मतलब दिन का आखिरी ओवर चल रहा है, आप लोग दिमाग लगाओ, दिन का आखिरी ओवर चल रहा है, बैड लाइट वाला फेज शुरू हो गया है, बैट्समैन को परेशानी आने वाली है, लेकिन हमारे कप्तान ने लॉन्ग ऑन पीछे लिया है। इसमें बॉलर की भी गलती है। अगर बॉलर इस चीज की डिमांड नहीं कर रहा कि मुझे लॉन्ग ऑन आगे चाहिए, तो उसमें बॉलर की भी गलती है। आखिरी ओवर चल रहा है भाई, टीमें होती प्रेशर डालती हैं, लेकिन हमारी टीम, हमारी कैप्टनसी मुझे समझ नहीं आती यार। ये चीज बड़ी बेसिक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है भाई कैप्टनसी के। ये चीज हर कैप्टन को पता होती है कि भाई आखिरी ओवर में या दिन के स्टार्ट में फील्डिंग क्या रखनी है। जहां पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए वहां पे हम बेस कर देते हैं। लॉन्ग ऑन पीछे खड़ा हुआ है, साजिद बॉलिंग करा रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, इजी सिंगल हो रहे हैं यार। ये चीज तो बेसिक है। ये चीज अगर बाबर आजम की कैप्टनसी में हो रही है तो भाई माजरत के साथ इससे ज्यादा फारिग कप्तान मैंने नहीं देखा, इससे ज्यादा नालायक कप्तान मैंने नहीं देखा। अब पता नहीं यार कल क्या होगा। कभी जस्टिन ग्रीव्स इतनी बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, नॉट आउट खड़ा हुआ है, फिर वो शिमार जोसेफ हमें आके मारेगा, फिर किमार रोज वो दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, तो ये स्कोर पता नहीं कहां तक जाएगा। अगर 300 प्लस हो गया तो भाई वही दोबारा बात है कि भाई पाकिस्तान की बैटिंग इस कैपेबल नहीं, इतनी कैपेबल नहीं है कि भाई ये इजीली 300 बना लेंगे, ये ट्रायल पूरा कर लेंगे। हमारे बैट्समैन की आपको हिस्ट्री पता है कि भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलता नहीं है, तो भाई ये 300 बनाएगा कौन। मैं बार बार एक बात करता हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट का मसला है ही नहीं, मसला है गेम अवेयरनेस का, कैप्टनसी का, या बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके उसको ग्रैब नहीं करोगे ना, तो भाई आप पार्टनरशिप बिल्ड करवाते रहोगे, अब अगली टीम को मौके देते रहोगे। मैं थक गया हूँ इसकी कैप्टनसी के ऊपर बात करते करते, लेकिन माजरत के साथ मुझे इसकी कैप्टनसी में बहुत ज्यादा गलतियां नजर आती हैं। दिस इज वेरी बेसिक थिंग कि भाई अगर नया बैट्समैन आया है तो भाई फील्ड क्लोज करनी है, टेस्ट क्रिकेट चल रहा है भाई ये। लेकिन हम लोग प्रेशर क्रिएट ही नहीं करते हैं बैट्समैनों के ऊपर। पता नहीं इसकी माइंड थिंकिंग क्या है, क्या इसकी अप्रोच है, समझ से बाहर है यार। इसमें अकेले बाबर आजम का भी फेलियर नहीं है, इसमें कोचिंग पैनल का भी फेलियर है। हर 3 से 4 मिनट में ग्लव्स आ रहे होते हैं, कोई पैगाम आ रहा होता है, तो ये सरफराज अहमद वहां पे बैठ के क्या कर रहा है, असद शफीक वहां पे बैठ के क्या कर रहा है, या फील्डिंग कोच वहां पे बैठ के क्या कर रहा है। थोड़ा सा भाई अगर उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे बाबर आजम, तो भाई तुम पैगाम पहुंचा दो, सरफराज अहमद पैगाम पहुंचा दे कि भाई फील्ड क्लोज कर लो, लॉन्ग ऑन आगे ले लो। तो ये लोग क्या बैठ के कर रहे हैं वहां पर भाई, समझ से बाहर है यार। मतलब अगर 300 मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान 300 बना पाएगा, 300 का ट्रायल पूरा कर पाएगा। अभी तो मैं 300 बोल रहा हूँ, ये मेरा अंदाजा है कि 300 तक तो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये 350 प्लस भी अगर हो गया ना, तो भाई हम दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ये बेसिक है। समझ लो, बैट्समैन से गलती करवानी पड़ती है, बैट्समैन के गलती करने का वेट नहीं करना, गलती करवानी पड़ेगी उससे। हम लोग वही चीज मिस करते हैं, वही चीज वहां पे हमारी लैकिंग आ जाती है। पता नहीं यार इसकी कैप्टनसी कब सही होगी, हमारा कोचिंग पैनल क्या कर रहा है बैठकर, ये चीजें कब सही होंगी। ये ओवरऑल सिस्टम का फेलियर है भाई, अकेले बाबर आजम का फेलियर नहीं है। मैं थक गया हूँ इसके ऊपर बात करते करते, लेकिन जो चीज नजर आती है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ भाई। जो चीज हो रही है उसी के ऊपर बात करनी पड़ेगी मुझे। देखते हैं यार अब क्या होता है यार, मतलब बड़ा डिसअपॉइंट करता है यार बाबर आजम यार बहुत दफा। देखते हैं यार क्या होता है।